गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स क्लास 10th चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। देखिए बच्चों, ये नोट्स है आपका, इस नोट्स को डिस्कस कर रहे हैं हम। दिस चैप्टर डील्स विद ग्लोबलाइजेशन। ये चैप्टर ग्लोबलाइजेशन के साथ डील करता है। क्या होता है ग्लोबलाइजेशन, इसको पढ़ेंगे अभी। जब हम इन्वेस्टमेंट को लेकर, बिजनेस को लेकर सारी दुनिया के सारे देशों को, दुनिया के सारे देशों को एक साथ में जोड़ लेते हैं, तो सबका एक साथ में ये जोड़ ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। हियर यू विल गेट, यहाँ पर आप पाएंगे, टू नो, हियर यू विल गेट टू नो, यहाँ पर आप जानेंगे द इंटीग्रेशन, जोड़, बिटवीन कंट्रीज, देशों के बीच में, मुल्कों के बीच में, थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी व्यापार और विदेशी विनियोग के माध्यम से। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के अंदर पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर, तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर बाय मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के द्वारा। अब एमएनसीज क्या होती है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ये कई देशों के अंदर अपना व्यापार चलाती हैं और इन सब देशों के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं। तो इस तरीके से एमएनसीज के द्वारा ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, ये फॉरेन ट्रेड किया जाता है। तो इसके माध्यम से जो इंटीग्रेशन होता है देशों के बीच में, उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। उसी को बच्चों हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। यू विल फर्दर गेट टू नो, आगे आप जानोगे, द रोल, भूमिका को, दैट एमएनसी प्लेज, जिसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन निभाता है, इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंदर एमएनसीज का क्या रोल है, ये भी पढ़ा जाएगा इसमें। द फाइनल सेक्शन ऑफ द चैप्टर कवर्स, जो फाइनल हिस्सा आएगा इसका चैप्टर का, वो क्या कवर करेगा? द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव है, एंड द एक्सटेंट टू विच ग्लोबलाइजेशन कॉन्ट्रीब्यूटेड, और वो सीमा जहाँ तक ग्लोबलाइजेशन ने योगदान दिया, टू द डेवलपमेंट, विकास के, डेवलपमेंट प्रोसेस, विकास की प्रक्रिया में। तो ये इंट्रोडक्शन था लेसन का बच्चों। अब पहला टॉपिक है इसमें, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। ट्रेड वाज द मेन चैनल, व्यापार मुख्य चैनल था, कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज, दूर दूर के देशों को जोड़ने वाला। तो व्यापार के माध्यम से ही अलग अलग लोग जुड़े। हमारे यहाँ पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जिसने देश पे कब्जा किया था बच्चों, तो व्यापार करने के लिए आई थी। तो ये बहुत सारे देश जो आपस में जुड़े, ये व्यापार को लेकर के जुड़े हैं, एक दूसरे के साथ व्यापार किया इन्होंने। लार्ज कंपनीज विच आर नॉट कॉल्ड, बड़ी कंपनियां, विच आर नाउ कॉल्ड, जो अब कही जाती हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कही जाती हैं, एमएनसीज कहते हैं जिन्हें, प्ले ए मेजर रोल, वो एक मुख्य भूमिका निभाती है इन ट्रेड, व्यापार के अंदर। एन एमएनसी इज ए कंपनी, एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एक कंपनी है, दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन, जो खुद मालिक होती है या नियंत्रित करती है प्रोडक्शन को, इन मोर देन वन नेशन, एक देश से ज़्यादा राष्ट्रों में। एमएनसी सेटअप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज, एमएनसी सेटअप करती हैं, स्थापित करती हैं ऑफिस, दफ्तरों को, एंड फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रियों को, कारखानों को, फॉर प्रोडक्शन, उत्पादन के लिए,
इन रीजन्स, क्षेत्रों के अंदर, कौन से क्षेत्र, वेयर दे कैन गेट चीप लेबर, जहाँ पर वो सस्ती लेबर प्राप्त कर सके, एंड अदर रिसोर्सेज, और दूसरे संसाधनों को, सो दैट द कंपनी कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट, जिससे कि कंपनी ज़्यादा लाभ कमा सके। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, सबसे पहले हमने ग्लोबलाइजेशन को देखा कि जब फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से एक से ज़्यादा देश आपस में जुड़ते हैं उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री कौन कर दिया, आज बड़ी जो कंपनियां होती है जिन्हें हम अब क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहते हैं, एमएनसी कहते हैं। ये एक से ज़्यादा नेशन के अंदर अपने व्यापार को कर रही हैं, ये प्रोडक्शन कंट्रोल करती हैं, वहाँ अपनी फैक्ट्रियाँ लगाती हैं, उन क्षेत्रों में लगाती हैं ये अपनी फैक्ट्रियाँ जहाँ पर इनको सस्ती लेबर मिल जाती है या अन्य जो रिसोर्स चाहिए होते हैं प्रोडक्शन के लिए सस्ते मिल जाते हैं। अब सस्ती लेबर मिल जाने की वजह से या अन्य रिसोर्सेज सस्ते मिल जाने की वजह से कंपनी को ज़्यादा लाभ होता है। तो एमएनसी इस तरीके से अपनी लागत को घटा लेती है और ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। देशों के अंदर प्रोडक्शन में इंटरलिंकिंग, आपस में संबंध। द मनी दैट इज स्पेंट टू बाई एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। पहले बताया इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। द मनी, धन, दैट इज स्पेंट, जो खर्च किया जाता है, टू बाई एसेट, संपत्तियों को खरीदने पे। तो संपत्तियों को खरीदने पे जो भी धन खर्च किया जाता है उसे ही हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। संपत्तियों के नाम क्या क्या हो सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी या अन्य अदर इक्विपमेंट हो सकते हैं, दूसरे इक्विपमेंट हो सकते हैं। तो द मनी दैट इज स्पेंड, धन जो खर्च किया जाता है, टू बाई एसेट, संपत्तियों को खरीदने पर, सच एज लैंड, जैसे कि ज़मीन, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टमेंट जो एमएनसी के द्वारा किया जाता है, यानी एसेट्स अगर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के द्वारा खरीदी जाएं। क्या होते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, अभी पीछे पढ़ा, जो एक से ज़्यादा देश के अंदर अपना व्यापार चलाते हों, एक से ज़्यादा देश के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हों। तो अगर ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन पैसा इन्वेस्ट करें तो ये क्या कहलाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसी को ही विदेशी विनियोग कहते हैं। एमएनसी आर एक्सर्टिंग ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एक शक्तिशाली प्रभाव डाल रही हैं ऑन प्रोडक्शन एट दीज डिस्टेंट लोकेशन। प्रोडक्शन के ऊपर इन्फ्लुएंस रखती हैं इन दूर की लोकेशन पर। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्पर्स्ड लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक्ड। परिणाम स्वरूप प्रोडक्शन इन जो बड़े तौर पर फैली हुई लोकेशन है वो इंटरलिंक होता जा रहा है। देयर आर ए वैरायटी ऑफ वेज एज मैंशनड बिलो। अनेक तरीके हैं, वैरायटी ऑफ वेज हैं जैसा कि नीचे दर्शाए गए। इन विच, जिसमें एमएनसी आर स्पेंडिंग देयर प्रोडक्शन, स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन, जिनमें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन अपने प्रोडक्शन को फैला रहे हैं। एंड इंटरेक्टिंग विद लोकल प्रोड्यूसर, और लोकल उत्पादकों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। इन वेरियस कंट्रीज, अनेक देशों के अंदर। एक्रॉस द ग्लोब, विश्व भर में। तो में वैरायटी ऑफ वेज क्या है, कैसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन प्रोडक्शन को सारी दुनिया में फैला रहा है, क्या क्या तरीके हैं में। पहला तरीका बताया, बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज। लोकल कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप को सेटअप करके,
अलग अलग देशों में जो लोकल कंपनी उस काम में लगी हुई हैं उनके साथ सम पार्टनरशिप करते हैं और उनसे प्रोडक्शन कराते हैं। तो एमएनसी का क्या है यहाँ पर, प्रोडक्शन फैल जाता है, ज़्यादा हो जाता है। बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज, लोकल कंपनी को सप्लाई के लिए इस्तेमाल करके, जो जिस देश की लोकल कंपनीज होती है उनसे रॉ मटेरियल ख़रीद लेते हैं, तो रॉ मटेरियल उनसे ख़रीद लेते हैं तो ज़्यादा लेवल पे प्रोडक्शन हो जाता है। बाय क्लोजली कंपीटिंग विद द लोकल कंपनीज और बाइंग दैम अप, लोकल कंपनी के साथ में क्लोज से कंपटीशन करके या तो कंपटीशन में उनको ख़त्म करते हैं और अपना प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं, या फिर क्या होता है तरीका, या बाइंग दैम अप, उनको ख़रीद लिया जाता है, ख़रीद करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ा लेते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। आगे देखिए बच्चों, एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन ज्वाइंटली विद लोकल कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन सेटअप प्रोडक्शन ज्वाइंटली, इकट्ठे प्रोडक्शन को सेटअप करते हैं विद लोकल कंपनीज, लोकल कंपनियों के साथ, विच बेनिफिट्स लोकल कंपनीज इन द फॉलोइंग वेज, जो लोकल कंपनीज को निम्नलिखित तरीक़ों से लाभ पहुंचाता है। देखो लोकल कंपनी को क्या लाभ होता है। फर्स्ट, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कैन प्रोवाइड मनी फॉर द एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एमएनसी उनको धन उपलब्ध करा सकता है अतिरिक्त विनियोग करने के लिए। तो एमएनसी पैसा लगा देते हैं, उससे वो अपनी बिल्डिंग और नई मशीन को तेज़ी से और ख़रीदते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। लाइक जैसे कि बाइंग न्यू मशीन, नई मशीनों का ख़रीदना, फॉर फास्टर प्रोडक्शन, तेज प्रोडक्शन के लिए। सेकंड, दूसरा, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन, एमएनसीज उनके साथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेके आ सकते हैं प्रोडक्शन की, क्योंकि एमएनसी के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है। तो जिन लोकल कंपनी को वो हायर करते हैं, जिनके साथ मिलके कारोबार करती हैं ये एमएनसीज, उनके अंदर नई किस्म की टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी आने से में भी प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगती हैं, तो इससे प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है। अब अगला टॉपिक देखो बच्चों क्या है, फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, और बाज़ारों का जुड़ जाना। फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी, विदेशी व्यापार एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है फॉर द प्रोड्यूसर्स, माल बनाने वालों के लिए, टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट, घरेलू मार्केट से आगे पहुंचने के लिए। तो फॉरेन ट्रेड से क्या होता है, जो डोमेस्टिक मार्केट है यानी हमारे देश का बाज़ार है, उससे आगे पहुंचना है। अगर हमको उससे आगे पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, फॉरेन ट्रेड करते हैं। तो एक ऐसा मौका हमें फॉरेन ट्रेड देता है जिससे कि हम डोमेस्टिक मार्केट से आगे निकल जाए और दुनिया की मार्केट में पहुंच जाए। प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स, उत्पादक अपने उत्पादों को बेच सकते हैं, नॉट ओनली इन मार्केट्स, ना केवल बाज़ारों के अंदर, लोकेटेड विद इन द कंट्री, जो देश के अंदर स्थित है, बट कैन ऑल्सो कम्पीट, बल्कि कम्पीट कर सकते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, इन मार्केट्स, बाज़ारों के अंदर, लोकेटेड इन अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के दूसरे देशों के अंदर स्थित हैं। तो ये जो माल बनाने वाले हैं, जब फॉरेन ट्रेड होता है, ऐसा नहीं है कि अपने देश के अंदर ही कंपटीशन होगा। विदेशों की जो बाज़ार हैं, विदेशों के बाज़ार में जाकर भी अपने माल को सेल करते हैं, इसलिए वहाँ की मार्केट में भी इनके साथ क्या होता है, कंपटीशन होता है। दस इस प्रकार से फॉरेन ट्रेड रिजल्ट, विदेशी व्यापार परिणाम देता है, इन कनेक्टिंग द मार्केट, बाज़ारों को कनेक्ट करने का, या कनेक्ट करने को इंटीग्रेशन भी कहते हैं, इंटीग्रेट करने का मार्केटों को इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग मुल्कों के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर।
अब फिर बच्चों जो हमने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा था, ये टॉपिक आता है हमारा, यही बात पूछी गई है, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण किसे कहते हैं। जब सारा विश्व एक साथ मिल कर के कारोबार करे, एक देश दूसरे देश के अंदर पैसा लगाए, विनियोग करे, इन्वेस्टमेंट करे, तो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जो ये रिलेशन बन के आता है उसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस, ग्लोबलाइजेशन एक प्रक्रिया है, ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन तेजी के साथ जोड़ की, और इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज या देशों के आपसी कनेक्शन बनाने की। MNCs आर प्लेइंग ए मेजर रोल, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विस, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा माल और सेवाएं, विनियोग, तकनीक देशों के बीच में मूव कर रही है, आ जा रही है। अब देखिए बच्चों आगे, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। अभी एक पॉइंट और बच रहा है, ये भी पढ़ लीजिए। यहाँ से है ये, देयर इज वन मोर वे इन विच द कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड। एक और तरीका है जिसके माध्यम से देशों को जोड़ा जा सकता है। दिस इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द कंट्रीज। ये लोगों की मूवमेंट करने से होता है देशों के बीच। जैसे एक देश का आदमी दूसरे देश में जा कर के जॉब करता है, उस देश का आदमी पहले देश में आके जॉब करता है, तो लोगों की जो आपस में मूवमेंट होती है, इसके माध्यम से भी देशों को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। अब अगला टॉपिक है बच्चों, देखिए, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को इनेबल बनाया, वे क्या फैक्टर हैं, क्या कारक हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हो पा रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है, सारे देश आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। क्या फैक्टर हैं जिनकी वजह से जुड़ रहे हैं? तो बच्चों इसमें पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजी, तकनीक। तकनीक में देखिए बच्चों, रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। रैपिड इम्प्रूवमेंट, तेजी के साथ सुधार इन द टेक्नोलॉजी, तकनीक के अंदर, हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर, एक मुख्य फैक्टर रहा है, दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, जिसने ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया को स्टिमुलेट किया है। दिस हैज़ मेड पॉसिबल, दिस हैज़ मेड पॉसिबल मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स। इसने सामान की डिलीवरी को तेजी के साथ पॉसिबल बना दिया। अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेज एट लो कॉस्ट, लंबी लंबी दूरियों पर कम से कम लागत पर लंबी दूरियों पर। अब नई टेक्नोलॉजी है तो बहुत दूर तक हम माल को ले जा सकते हैं, कम से कम लागत पर ले जा सकते हैं। आज के टाइम में एरोप्लेन है, शिप हैं, तो कॉस्ट कम आती है और आप पूरी दुनिया के अंदर गुड्स को ट्रैवल करा सकते हो, ले जा सकते हो, कहीं भी ले जाके बेच सकते हो। तो नई टेक्नोलॉजी आई शिप के अंदर, तभी तो आप आसानी से, वरना शिप पहले बहुत टाइम लिया करते थे तो माल ख़राब हो जाता था।
टेक्नोलॉजी इतनी पुअर थी, कई बार वो डूब जाता था। तो टेक्नोलॉजी ने पॉसिबल बनाया कि हम बहुत ही तेज़ी के साथ ले जा सकते हैं हम कम से कम लागत पर माल को। द डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो विकास है, हैव मेड इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली एक्सेसिबल, उसने सूचनाओं को तेज़ी के साथ एक्सेसिबल कहते हैं, पहुँच के काबिल बना दिया। आप यहीं पर बैठे विदेश से क्या प्रोडक्ट ख़रीदना है या अपना प्रोडक्ट किस रेट में बेचना है, नेट पर ये डीलिंग कर सकते हो, प्रोडक्ट को दिखा सकते हो। तो आपस में कम्युनिकेशन जो होता है ये तेज़ी के साथ इससे भी क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन आसान हो गया है। तो टेक्नोलॉजी भी एक फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए। एक दूसरा फैक्टर, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। लिबरलाइजेशन कहते हैं नरमी बरतने को। सरकार जो पाबंदी लगा के रखती है विदेश में माल लाने और ले जाने के ऊपर, जब वो उसमें नरमी बरत देती है, यानी जो उसने पाबंदियाँ लगाई है उनको हटा देती है, तो उसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। तो इसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं कि विदेश में आप पैसा लगाते हो या विदेश के साथ व्यापार करते हो और सरकार अपनी बाधाओं को हटा दे, जैसे हाई टैक्स लेती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, उसको ख़त्म कर दे। सरकार जो पाबंदियाँ पैदा कर रही थी अगर उनको हटा देती है या कम कर देती है तो उसे लिबरलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में लिबरलाइजेशन भी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा। अगर सरकार नरमी नहीं बरतेगी, हाई टैक्स लेगी, तो विदेश में माल ले जा करके विदेशी मार्केट में दूसरी कंपनियों के साथ कंपटीशन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ जाएगी सरकार को हैवी टैक्स देकर। तो सरकार जब टैक्स के रेट को डाउन कर देती है या ख़त्म कर देती है, तभी हम विदेशों के बाज़ारों तक पहुंच पाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन में बढ़ोतरी होती है, ग्लोबलाइजेशन होता है। तो ये भी एक फैक्टर है लिबरलाइजेशन हो जाना सरकार का लिबरल होना। पढ़ो बच्चों, इसको नोट से पढ़िए। ट्रेड बैरियर्स आर सम रेस्ट्रिक्शन, व्यापार की पाबंदियाँ, आर सम रेस्ट्रिक्शन कुछ पाबंदियाँ हैं। बैरियर्स कहते हैं बाधाएं, व्यापार की बाधाएं, कुछ रेस्ट्रिक्शन हैं, कुछ पाबंदियाँ हैं। दैट हैव बीन सेटअप बाई गवर्नमेंट, जिनको सरकार के द्वारा सेटअप किया गया है, स्थापित किया गया। सरकार ने कुछ पाबंदियाँ लगाई हुई हैं व्यापार के ऊपर, कुछ बाधाएं डाली हुई हैं। द गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड बैरियर्स, सरकार यूज कर सकती है व्यापार की बाधाओं को, टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार को घटाने या बढ़ाने के लिए। नरमी बरतेगी, पाबंदियाँ हटाएंगी, विदेशी व्यापार बढ़ेगा। नरमी बरतने के बजाय सख्ती बरतेगी अगर सरकार, तो विदेश व्यापार में कमी आएगी। इसीलिए कहा कि इन ट्रेड बैरियर्स को सरकार यूज कर सकती है इंक्रीज और डिक्रीज करने में फॉरेन ट्रेड को। एंड टू डिसाइड, और ये निर्णय करने में व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड व्हाट काइंड्स ऑफ गुड्स, किस प्रकार का सामान, एंड हाउ मच ऑफ ईच, और प्रत्येक कितनी मात्रा में, यानी शुड कम इनटू द कंट्री, देश के अंदर आना चाहिए। टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर, आयात के ऊपर कर एक उदाहरण है ट्रेड बैरियर का, व्यापारिक बाधा का। अब लिबरलाइजेशन क्या होता है ये एक्सप्लेन किया गया है। रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन, बाधाओं को या पाबंदियों को हटाना। कौन सी पाबंदियाँ? सेटअप बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार के द्वारा स्थापित की गई हैं ऑन ट्रेड, व्यापार के अंदर, व्यापार के ऊपर, इज नोन एज लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन कहलाता है। व्हेन द गवर्नमेंट इम्पोजेज लेस रेस्ट्रिक्शन देन बिफोर, जब सरकार कम पाबंदियाँ लगाती है पहले के मुकाबले, इट इज़ सेड टू बी मोर लिबरल, तो इसको ज़्यादा
नरम होना कहा जाता है, ज़्यादा लिबरल होना कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन is an organization whose aim is to liberalize international trade। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है whose aim जिसका मकसद इज है टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नरमी बरतना। एट प्रजेंट वर्तमान में 164 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 164 देश आर करंटली मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, करंट में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। इट हैज एस्टेब्लिश रूल फॉर डेवलप्ड कंट्रीज रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड। इसने निर्धारित किए हैं रूल्स विकसित देशों के लिए रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड, विदेशी व्यापार के संबंध में, सो दैट जिससे कि दीज कंट्रीज कैन अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल, जिससे कि ये देश सभी के लिए फ्री व्यापार को अलाउ कर सकें। तो WTO भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। कुछ देशों ने मिलकर 164 कंट्रीज़ ने मिलकर के अपना एक संगठन बना लिया और ये संगठन डिसाइड करता है किस तरीके से हम लिबरलाइज करेंगे व्यापार को। तो ये लिबरलाइजेशन को क्या करता है, बढ़ाता है, और लिबरलाइजेशन जितना बढ़ेगा, नरमी जितनी बढ़ेगी, ग्लोबलाइजेशन भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अब देखो बच्चों अगला टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, भारत के अंदर ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव। वैश्वीकरण, पूरी दुनिया में जो व्यापार हो रहा है, इसका क्या प्रभाव है भारत के अंदर। ग्लोबलाइजेशन हैज़ इम्पैक्टेड द लाइव्स ऑफ पीपल इन इंडिया इन द फॉलोइंग मैनर। ग्लोबलाइजेशन ने निम्नलिखित तरीकों से भारत के अंदर लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। इट हैज़ प्रोवाइडेड ग्रेटर चॉइसेस टू कंज्यूमर, इसने ज़्यादा चॉइस को उपलब्ध कराया है टू कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं को। हु नाउ एंजॉय इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ एंड लोअर प्राइस ऑन सेवरल प्रोडक्ट्स, जो अब इंजॉय करते हैं अच्छी गुणवत्ता का और कम मूल्य पर अनेक उत्पादों पर इसने इस पसंदगी को उपलब्ध कराया। तो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, अब आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन आप विदेश से भी मंगा सकते हैं। तो कंज्यूमर की चॉइस क्या हो गई सामान खरीदने को लेकर, पूरी दुनिया में से कहीं से भी खरीदें, ऑनलाइन सामान आ जाता है। तो चॉइसेस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ऐसे ही एक बिजनेसमैन जिसको बेचना है अपना सामान, पूरी दुनिया में कहीं पर भी अपने माल की सप्लाई कर सकता है। तो सेल के अंदर भी चॉइसेस क्या हो गई, ग्रेटर हो गई हैं, ज़्यादा हो गई हैं। जैसे ही चॉइसेस बढ़ती है कंपटीशन बढ़ जाता है, कंपटीशन बढ़ने से अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं। तो इम्प्रूव्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट को आप इंजॉय करते हैं। ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने से हायर प्राइस तय नहीं करती कंपनी, लोअर प्राइस पर ही गुड्स को सेल करती है। तो कम प्राइसेस पर ही बहुत सारे प्रोडक्ट को आप इम्प्रूव्ड क्वालिटी के साथ उनका एंजॉयमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से कंज्यूमर्स की चॉइस क्या हो गई है, पहले के मुकाबले बढ़ गई है। सेकंड पॉइंट देखो बच्चों, इट हैज़ रिजल्टेड इन हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसने रहन सहन के स्टैंडर्ड को ऊंचा करने का परिणाम दिया। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इसने इंक्रीज कर दिया। ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट विदेशों से आते हैं। आज के टाइम में चाइनीज़ आइटम इतने आते हैं हमारे देश के अंदर,
हम घर में चाइनीज़ आइटमों को यूज़ करने लगे। हमारे कंट्रीज़ में वो इतने महंगे थे पहले कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब हर आदमी अफोर्ड कर सकता है नई टेक्नोलॉजी के गुड्स को, तो जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो गया है उनका, सुधर गया है, इंक्रीज हो गया है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विस। ग्लोबलाइजेशन ने नई अपॉर्चुनिटी पैदा कर दी कंपनियों के लिए जो सेवाएं देती हैं, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर इन द आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। विशेषतः कहाँ पर, आईटी सेक्टर के अंदर जो सर्विस दे रही है उनके लिए अपॉर्चुनिटी पैदा कर दी ग्लोबलाइजेशन ने। अब बच्चों अगला टॉपिक देखिए, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, द स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन। एक फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए संघर्ष। फेयर ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। फेयर ग्लोबलाइजेशन सभी के लिए अपॉर्चुनिटी को पैदा करता है। एंड ऑल्सो इंश्योर्स, और ये भी इंश्योर करता है दैट द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, की ग्लोबलाइजेशन के लाभ आर शेयर्ड, बांटे जाते हैं बेटर, बेहतर तरीके से। जो भी लाभ हो ग्लोबलाइजेशन का तो बेहतर तरीके से शेयर हो। द गवर्नमेंट कैन प्ले ए मेजर रोल। सरकार एक महत्वपूर्ण, एक बड़ी भूमिका निभा सकती है इन मेकिंग दिस पॉसिबल, इसको संभव बनाने में। सम ऑफ द स्टेप्स, कुछ कदम, दैट द गवर्नमेंट टेक, जिन्हें सरकार उठाए, आर हैं। पहला पॉइंट क्या है बच्चों, इट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉ आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड द वर्कर्स गेट देयर राइट्स। ये इंश्योर कर सकती है कि लेबर लॉ को अच्छे तरीके से लागू किया गया है और वर्कर्स अपने अधिकारों को प्राप्त करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। ये छोटे प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट कर सकती है अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए। थर्ड पॉइंट, इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी हो, द गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। तो सरकार व्यापार के और विनियोग की बाधाओं का इस्तेमाल कर सकती है। फोर्थ में, इट कैन नेगोशिएट एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर फेयर रूल। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में उचित नियमों के लिए नेगोशिएट कर सकती है। इट कैन ऑल्सो अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज विद सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये गठबंधन कर सकती है दूसरे विकासशील देशों के साथ जो उसी प्रकार का हित रखते हैं, जिससे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो विकसित देश का प्रभुत्व है उनके अगेंस्ट में फाइट की जा सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखिए बच्चों,